प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कई दिनों से आपको कक्षा 9 की विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षाएं उपलब्ध करा रहा हूँ। एक बार मैं सभी विद्यार्थियों से फिर कहना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन कराएं, इसका घर बैठे ही शिक्षा पाएं। कोरोना के इस दौर में हमें सुरक्षित भी रहना है और हमारा काम भी करना है, इसलिए घर बैठे ही हम ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हम हमारी शिक्षा की पूर्ति करते रहेंगे। देखिए, कल मैं आपको ऊर्ध्वपातन के बारे में बता रहा था। अगर देखा जाए तो पदार्थ का ये गुण होता है कि पहले ठोस से द्रव, द्रव से गैस में बदलता है, और ठंडा करने पर पहले गैस से द्रव और द्रव से ठोस में बदलता है। लेकिन कुछ एक पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें ठोस आकार में हम जैसे ही तापमान देंगे तो सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे, और गैस अवस्था से हमने ठंडा किया तो बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे ठोस में बदल जाएंगे। ऐसे पदार्थों के गुण को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखिए, मैं आपको लिखवा देता हूँ कि कुछ ठोसों का ताप बढ़ाने पर ऊर्ध्वपातन कल भी मैंने इस पॉइंट को अधूरा छोड़ दिया था, आज इसे मैं पूरा करूँ। कुछ ठोस अगर उनका ताप बढ़ाने पर कुछ ठोस पदार्थों का तापमान बढ़ाने पर कुछ ठोस पदार्थ ऐसे हैं जिनका क्या कर दिया गया, तापमान बढ़ा दिया गया। तो तापमान बढ़ाने पर वे बिना द्रव में बनते हैं। बिना द्रव में बदले सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित सीधे किस में बदल जाते हैं, वो सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। किसी ठोस का बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित होना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अर्थात किसी ठोस का बिना द्रव अवस्था में बदले किसी ठोस का बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही वाष्प में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। देखिए, मैं आपको जैसे इसके लिए हम एक प्रयोग भी कर सकते हैं। मैं आपको समझाऊं कि भाई हमने थोड़ी सी मात्रा में कपूर या अमोनियम क्लोराइड ले लिया और उसको हमने बारीक पीस लिया। थोड़ा सा क्या ले लिया हमने, थोड़ा सा हमने कपूर ले लिया या NH4 जिसको नौशादे पे कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं। उसको बारीक क्या कर दिया, हमने पीस दिया, और इस चूर्ण को हमने क्या किया, चीनी की प्याली में डाल दिया। अब प्याली को हम क्या कर रहे हैं, किसी टीप या फनल की सहायता से कर देते हैं। ठीक है, रख दिया। अब क्या कर रहे हैं, कीप के एक सिरे पर रुई का टुकड़ा रख दें,
की तरफ। अब हम क्या देखेंगे, वैल्यू को हम धीरे धीरे गर्म करते हैं। गर्म करने पर हम क्या देखेंगे कि जो कपूर या हमने अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण था डाला उसमें, वो धीरे धीरे क्या होने लग गया है, गायब होने लग गया है। अर्थात वहां से वो सीधा ही जाकर के उल्टे रखे हुए कीप में ऊपर की तरफ ठंडी जगह पर रुई के टुकड़े के पास जाकर के उस रूप में मिल जाता है। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि अमोनियम क्लोराइड या कपूर का जो ठोस चूर्ण था, सीधा ही अवस्था परिवर्तन करने पर वाष्प में परिवर्तित हो गया और पदार्थ का ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कल भी मैंने आपको बताया था, चित्र बना करके थोड़ा सा मैं बता रहा था कि ये आपका जैसे एक जालीदार प्लेट है, जालीदार प्लेट हो गया, ये स्टैंड हो गया जैसे, इसके नीचे यहाँ पर हमने क्या रखा है, बर्नर रखा हुआ है, गैस बर्नर है। ये गैस बर्नर का पाइप है, यहाँ पर गैस बर्नर है, रेगुलेटर लगा दिया और ये गैस बर्नर चालू कर दिया। अब हम यहाँ क्या ले रहे हैं, ये चीनी मिट्टी की प्लेट ले रहे हैं, कटोरी जिसको कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने चीनी मिट्टी की कटोरी ले ली है, चीनी मिट्टी कटोरी है। इसमें हमने यह क्या कर दिया कि अमोनियम क्लोराइड या कपूर का चूर्ण कर दिया है। ये अमोनियम क्लोराइड या इसका चूर्ण कर दिया हमने। बड़ी बनाना चाहो तो बड़ी बना सकते हो इस प्लेट को। ये बड़ी बन गई है, हमने इसे रख दिया। अब इस पर हम क्या करते हैं कि उल्टी आकृति का एक कीप रख देते हैं। जैसे ही हमने इसके ऊपर एक उल्टा कीप रख दिया, कीप का ये जो सिरा है यहाँ हमने रुई लगा दी है, ये रुई लगा दी, ये NH4Cl का चूर्ण है या कपूर चूर्ण कह दो, शुद्ध कपूर चूर्ण भी कह सकते हैं। ये आपको उल्टा रखा हुआ कीप दिखाई दे रहा होगा, उल्टा कीप रखा है। यहाँ ये बर्नर है, गैस बर्नर, ये इसका बर्नर का रेगुलेटर है और इसमें पाइप लगा हुआ है चीनी मिट्टी की पहले लिखी हुई। अब हम क्या देख रहे हैं, जैसे ही हम गर्म करते हैं ना थोड़ा थोड़ा इसको, तो इसमें से हमें इस तरह से नवसाधन कह दो या कपूर कह दो, इसकी वाष्प उड़ती हुई दिखाई देगी और वो यहाँ इस तरह से हमें जमती उड़ती होगी ठोस के रूप में। ये क्या आ गया है, ये आपका शुद्ध NH4Cl या शुद्ध अमोनियम क्लोराइड है, यानी तो शुद्ध NH4C। इस चित्र के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि कुछ ठोस पदार्थों का तापमान बढ़ाने पर बिना द्रव में बदले सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाते हैं और किसी ठोस का बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही वाष्प में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन प्रतिक्रिया का उल्टा निक्षेपण होता है। अगर मान लीजिए किसी गैस का बिना द्रव में बदले सीधे ही ठोस में बदलने की जो प्रक्रिया है वो निक्षेपण कहलाती है। बिल्कुल इसका उल्टा लिखते हैं, नंबर पॉइंट 2 ले लो, यहीं पर ऊर्ध्वपातन का उल्टा क्या होता है, निक्षेपण होता है। लो कि किसी गैस का बिना द्रव में बदले, किसी
गैस का बिना द्रव में बदले सीधे ही ठोस अवस्था में बदलना। सीधे किसमें बदल जाना? ठोस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं भाई? निक्षेपण कहते हैं, यानी ऊर्ध्वपातन का उल्टा निक्षेपण होता है। समझ गए होंगे आप? जैसे कपूर और अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नेपथलीन तथा कोई भी एंथ्रेक्सिन आदि ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऊर्ध्वपातन की क्रिया को दर्शाते हैं। ऊर्ध्वपातन की क्रिया दर्शाने वाले पदार्थ मैं लिखता हूँ। ऊर्ध्वपातन दर्शाने वाले जैसे देखो उदाहरण आप देख सकते हो, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, इसको हम NH4 कहते हैं, नौसागर भी कह देते हैं इसे, है ना। आयोडीन है, नेपथलीन है, नेपथलीन की गोलियां आती हैं। नेपथलीन है, आयोडीन है, इसके अलावा आप लिख सकते हैं एंथ्रोक्सिन आदि। ये ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में न आए बिना ठोस से सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। आपने इसे लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो आप इसका क्या कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे बढ़ा सकूं। देखिए ये हो गया ऊर्ध्वपातन हो गया और निक्षेपण हो गया। ऊर्ध्वपातन का बिल्कुल उल्टा निक्षेपण होता है। अब मैं आपको अगला पॉइंट करता हूं, दाब परिवर्तन का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। नया पॉइंट डालो कि दाब परिवर्तन का प्रभाव, दाब परिवर्तन का प्रभाव। देखिए दाब परिवर्तन के प्रभाव का तात्पर्य क्या है कि यदि हम पदार्थों पर दाब को बढ़ा देंगे, यदि पदार्थों पर क्या कर देंगे हम दाब को बढ़ा देंगे या दाब को घटा देंगे, तो दाब को बढ़ाने और घटाने पर भी किसी पदार्थ की अवस्था को प्रभावित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे यदि मान लीजिए हमने गैसों पर दाब बढ़ा दिया, किस पर दाब बढ़ा दिया? गैसों पर। गैसों पर यदि हमने दाब को बढ़ा दिया तो द्रव परिवर्तित हो जाती है। आपने देखा होगा कि LPG CNG जो गैसें हैं वो दाब बढ़ा करके और द्रव के रूप में परिवर्तित कर जाती है, तब उन्हें सिलेंडरों में भर दिया जाता है। हमारे घरेलू उपयोग में काम आने वाले सिलेंडर, या आपने फिर लाइटर को देखा होगा। लाइटर में भी क्या होता है? लाइटर में भी गैस को संपीड़ित करके दबा करके उसके कण पास आ जाते हैं, जिससे वो गैस से सीधे द्रव अवस्था में बदल जाती है और उसे संपीड़ित करके क्या कर दिया जाता है? भर दिया जाता है। इसी प्रकार से कुछ ठोसों का दाब घटा दिया जाए तो गैस में बदल जाते हैं, और गैसों का अगर दाब बढ़ा दिया जाए तो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस तथ्य को हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले एक गैस सिलेंडर लेंगे
जिसके ऊपरी सिरे पर एक पिस्टन लगा। क्या लगा? वो पिस्टन लगा। और उस सिलेंडर में क्या करने की? गैस करने। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया, जिसे मैं आपको पहले बताऊं। ये आपका क्या है? जैसे एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में क्या लगा हुआ है? जैसे ये आपका पिस्टन लगा हुआ है। ये आपका सिलेंडर हो गया और ये आपका पिस्टन हो गया। जैसे सिलेंडर और पिस्टन ले लिया। अब हम क्या करें कि हमने क्या कर दिया? जब तक हमने पिस्टन पर इस वजह से क्या किया? सबसे पहले पॉइंट को शुरू करेंगे। गैस सिलेंडर ले एक गैस सिलेंडर लिया, ठीक है। और गैस सिलेंडर में क्या लगा होना चाहिए? पिस्टन लगा होना चाहिए। पिस्टन लगा होगा तथा सिलेंडर को गैस से भर दिया। ठीक है, लगा हुआ दे दिया और गैस को सिलेंडर से भर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? पिस्टन पर कोई भी दाब नहीं डाल रहे हैं। तब क्या हो रहा है? गैस के कण मुक्त अवस्था में इधर-उधर घूम रहे हैं। जब तक हम पिस्टन पर कोई दाब नहीं लगाते, गैस के कण मुक्त रूप से इधर उधर विचरण करते हैं। क्योंकि गैस के कणों के बीच में क्या होता है? गैस के कणों के बीच में अंतराणविक बल बिल्कुल कमजोर होता है। वो मुक्त अवस्था में ही रहते हैं। कणों के बीच की दूरी ज्यादा होती है, निरंतर गतिशील रहते हैं, तो मुक्त रूप से इधर उधर विचरण करते हैं। गैस के कणों ने क्या किया? इधर उधर विचरण किया। अब पिस्टन पर हम थोड़ा सा दाब डाल देंगे और सिलेंडर को ध्यान से अब सिलेंडर पर थोड़ा सा दाब डालते हैं। सिलेंडर पर जैसे में थोड़ा सा दाब देना, क्या होगा? कणों की गति धीमी हो जाती है और नीचे बैठने लगते हैं। हम देखते हैं कि कणों की गति धीमे हो जाती है और वह नीचे बैठने लगते हैं। कणों की गति धीमी हो गई और वो नीचे बैठ गए। अब क्या करें? पिस्टन पर थोड़ा और अधिक दाब डाल देंगे। हम बहुत अधिक दाब डालने पर देखेंगे गैस के कण रुक जाते हैं और अब गैस धीरे धीरे अवस्था में जैसे ही पिस्टन पर अधिक दाब डालते हैं
कणों की गति रुक जाती है और वो धीरे धीरे द्रव में परिवर्तित हो जाती है तथा गैस धीरे धीरे द्रव में बदलने, यानी दाब बढ़ा दिया तो धीरे धीरे गैस किसमें परिवर्तित होने लग गई, द्रव में परिवर्तित होने लग गई। देखिए जैसे ये चित्र था, यहाँ ये गैस के कण आपको इधर उधर विचरण करते दिख रहे हैं। जैसे हमने पहले इसका निशान किया है, जैसे हमने दाब बढ़ाया आप क्या देखोगे, सेकेंड स्टेज में जैसे मान लीजिए हमारा पिस्टन यहाँ आ गया तो गैस के कण के आ गए यहाँ स्थिति में बिल्कुल पास नजदीक और उनकी गति कैसी हो रही है, धीमी हो गई है। तीसरी स्थिति में हमने इस पिस्टन को और आगे बढ़ा दिया। अब हम क्या देख रहे हैं, जैसे हमने पिस्टन को आगे बढ़ाया यहाँ गैस के कण सारे के सारे इकट्ठे होकर आ गए और यहाँ गैस किसमें बदल गई है, द्रव में बदल गई है। यहाँ गति धीमी हो गई है, गति धीमी हो गई। दूसरी स्टेज में फर्स्ट स्टेज तो ये है, सेकंड स्टेज ये है और थर्ड स्टेज ये है। तीसरी स्थिति में आने पर गैस क्या हो गई है, द्रव अवस्था में बदल गई है। ऊपर लिखे हुए जो आपको मैंने ये अभी क्रियाकलाप बताया, इस क्रियाकलाप में क्या सिद्ध कर दिया कि यदि गैस की मात्रा इस पर हम दाब डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, दाब की मात्रा बढ़ाते ही ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। किसी गैस का द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, द्रवीकरण कहलाती है। इसे हम संघनन के नाम से भी जानते हैं। जैसे ये अगर आपने लिख लिया हो या नहीं लिखा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आपको आगे पॉइंट लिखा सकूं। लिख दो, पॉइंट डाल दो, द्रवीकरण। इसकी परिभाषा लिखो, द्रवीकरण क्या है, हम द्रवीकरण लिख रहे हैं कि यदि किसी गैस पर दाब की मात्रा बढ़ा दी जाए, यदि किसी गैस पर दाब की मात्रा बढ़ा दी जाए, यदि मान लीजिए किसी गैस पर हमने क्या कर दिया, दाब की मात्रा को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो दाब की मात्रा बढ़ा दी जाए तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। गैस का इस तरह से द्रव में बदलना नहीं, गैस का इस प्रकार से द्रव में बदलना ही द्रवीकरण कहलाता है। द्रवीकरण हो गया और इसे संघनन के नाम से भी जानते हैं। संघनन मीन्स जमना, इसे संघनन के नाम से भी जानते हैं।
हो गया। अब आप देख लीजिए एक उदाहरण और ले लेंगे। दाब बढ़ाकर और ताप घटाकर अमोनिया को द्रव में बदला जा सकता है। ऐसे दाब बढ़ाकर तथा ताप घटाकर NH3 को द्रव में बदलना। देखो जैसे हमने यहां ले लिया ये ठोस है और अब हम ठोस का क्या कर रहे हैं, संकलन कर रहे हैं। यानी देता हूं मैं ठोस को संकलन किया, द्रव अवस्था में बदल गया। द्रव को हमने क्या किया, वाष्पीकरण किया, गैस में गर्म करते हैं, ये गैस है। अब देखिए जैसे ही हमने गैस का सम्मेलन किया, गैस का सम्मेलन करते ही गैस किसमें बदल रही है भाई, गैस का सम्मेलन करते ही गैस द्रव में बदल रही है। और जैसे ही द्रव है उसका हमने क्या किया, जमाना शुरू किया, वो किसमें बदल गया, ठोस। एक और क्रिया होती है, जैसे यहां से सीधे ही गैस है, ये हो गया ठोस से सीधे गैस में ऊर्ध्वपातक, और यहां से इसका गैस से सीधे ही इसमें आना, ठोस में आना, निक्षेपण। ये बात मैं आपको बता दूं। यहां तक की बात हम पढ़ चुके हैं। वायुमंडलीय, अब मैं आपको कुछ एक और बात बताऊंगा, इसको रिमूव करिए एक बार। देखिए इसे लिख लीजिए, इसी के साथ ही मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूं प्रश्नों में। स्क्रीनशॉट ले लिया या लिख लिया? देखिए मैं आपको बताऊं कि वायुमंडल गैसीय दाब के मापन का मात्रक ATM होता है। दाब का SI मात्रक, इंटरनेशनल जो सिंबल होता है वो पास्कल होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, 1 ATM बराबर होता है 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल होता है। ये वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय कहलाता है। समुद्र की सतह पर, समुद्र की जो सतह है उस पर वायुमंडलीय दाब एक वायुमंडल होता है, और इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम सामान्य दाब के नाम से जानते हैं। गैस का द्रव में बदलना संघनन और द्रव का ठोस में परिवर्तित होना हिमांक कहलाता है। जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलता है वह ताप द्रव का हिमांक कहलाता है। आप एक पॉइंट सबसे पहले नोट करेंगे, हिमांक। हिमांक का मतलब क्या होता है? हिमांक का तात्पर्य होता है कि जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलता है, जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदलता है वह ताप द्रव का हिमांक कहलाता है। गैस का द्रव में बदलना संघनन, द्रव का ठोस में परिवर्तित होना हिमांक। जिस तापमान पर लिख लीजिए आप, द्रव ठोस में
परिवर्तित होने लगता है वह हिमांक कहलाता है तथा जिस तापमान पर गैस द्रव में बदलने लगता है, जिस तापमान पर गैस किसमें बदलने लग जाएगा, द्रव में बदलने लग जाएगा, संघनन कहलाता है। पॉइंट नंबर 2 में नोट करो कि वायुमंडल गैसीय दाब के मापन का मात्रक, वायुमंडल गैसीय मापन का मात्रक एटीएम होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे हम कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल, जैसे हम PA से भी कह सकते हैं, होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए कि पास्कल एक एटीएम बराबर कितने पास्कल में होता है, 1.01 गुणा मल्टीप्लाई 10⁵ एटीएम के बराबर होता है। ये किसके बराबर हो गया, पास्कल के बराबर होता है। यानी 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। क्या, एक एटीएम, एक वायुमंडल दाब इसके बराबर होता है। इसे हम क्या कहते हैं, समुद्री सतह पर वायुमंडल दाब एक वायुमंडल होता है, इसे हम सामान्य दाब कहते हैं। सामान्य दाब, सामान्य दाब क्या है, सामान्य दाब में समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब समुद्र की सतह पर वायुमंडल दाब कितना होता है, समुद्र की सतह पर वायुमंडल दाब एक वायुमंडल होता है। इसे सामान्य दाब कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए फटाफट, ताकि अपन कुछ प्रश्नों पर आगे बढ़े। देखिए कुछ प्रश्न लिखे थे, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए। निम्नलिखित तापमान को, या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलना है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस में बदलो। निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस में बदलो। सबसे पहले इसने लिख रखा है 300 केल्विन। अब हम जानते हैं इसको सेल्सियस में बदलेंगे
आपको बताया था कि सेल्सियस में बदलने के लिए अपन क्या कर देते हैं, वही तापमान को जब सेल्सियस में बदलना होता है तो हम उसमें किसको जोड़ देते हैं, ला करके इसके मान को जोड़ देते हैं। जैसे सेल्सियस मान को तो केल्विन में बदलेगी, तो केल्विन में देखिए मैंने 300 केल्विन लिख दिया और 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलेंगे। तो मैंने आपको कल भी नियम बताया था कि जब हमें इसमें क्या करना हो तो केल्विन में से हम 273 को क्या कर देंगे, कम कर देंगे तो हमारा सेल्सियस आ जाएगा। अर्थात सेल्सियस बराबर के माइनस 273, तो सेल्सियस बराबर के कितना आ रहा है हमारा, के का मान 300 माइनस 273 बराबर कितने बच गए, 7, 80 और 20 27, यानी केवल 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है 300 केल्विन। ये आपका पहला हो गया है। दूसरे में आपने दे रखा है इसने कि 573 केल्विन को बदलेंगे, इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए 573 नंबर 2 पे है, 573 केल्विन को बदलेंगे तो C बराबर के माइनस 273, तो यहां पर हमारा आ जाएगा C बराबर 573 माइनस 273 बराबर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया किसका, हमारा। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित तापमान पर, निम्न ताप पर जल की अवस्था, देखिए जैसे लिखा हुआ है कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलने लग जाता है। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलने लग जाएगा तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो वाष्प अवस्था में रहेगा, H2O गैस अवस्था में रहेगा। एक हो गया। दूसरे में लिखा हुआ है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस तापमान पर H2O उबलने लग जाएगा तथा उसकी वाष्प बनने लग जाएगी। दूसरा क्वेश्चन हो गया। नंबर 1 क्वेश्चन और रह रहा है, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। मैंने ये आपको आपके पॉइंटों में लिखवा दिया है कि अवस्था परिवर्तन में वो ऊष्मा काम में आ जाती है। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि समझाइए कि वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए उनके ऊपर क्या बढ़ा दिया जाता है, उनके ऊपर दाब बढ़ा दिया जाता है, या फिर उन्हें क्या कर लिया जाता है, संघनन कर लिया जाता है। आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा, इतना ही बता करके मैं आज अपना ये लेसन पूरा कर रहा हूँ। इसी समय, इसी वक्त, कल इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।